हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन कुमार जांगिड़ स्वागत करता हूं फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नितिन कुमार जांगिड़। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया कि रेगुलर वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हम, और मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। अभी तक केमिस्ट्री की वीडियो आपके पास नहीं पहुंची है, वो आपको एक अलग चैनल एजुकेशन बाय मोहित सर, इसको आप सब्सक्राइब करें और वहां आपको केमिस्ट्री की वीडियो बहुत जल्द मिलने वाली है। बाकी आज जो वीडियो बनने जा रही है वो मैथमेटिक्स की बनेगी। मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का। तो 12th क्लास का हम जब सिलेबस स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर 3 मैट्रिसेस, आव्यूह से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको ढंग से समझना है कॉन्सेप्ट्स। मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखिएगा, आव्यूह क्या होता है, आव्यूह मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिसेस क्या होती हैं। तो आव्यूह में आप देखिएगा कि जो संख्याएं होती हैं, संख्याओं का एक व्यवस्थित क्रम, संख्याओं का एक व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, बताओ? आव्यूह कहलाता है। अभी आप समझे नहीं व्यवस्थित क्रम का मीनिंग क्या है। संख्याओं का एक व्यवस्थित क्रम, इसका मीनिंग क्या है अभी आपके समझ में नहीं आया। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट है ए, बी और सी, ये 3 स्टूडेंट है आपके पास। कोई भी नाम आप दे सकते हो इनको। मैंने बोला स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, ये 3 स्टूडेंट है। और अभी जैसे आपके पास कौन सी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो पीसीएम, तो ये आपके पास फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है और ये मैथ है। इनके मार्क्स आपके पास लिखे हुए हैं यहाँ। ठीक है, तो स्टूडेंट ए ने जो मार्क्स प्राप्त किए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में, वो यहाँ लिखे हुए हैं 90, 96, 92। स्टूडेंट बी ने जो प्राप्त किए 98, 90, 96, जो भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल के 91, 97, 93। ठीक है, तो ये आपके पास लिखे हुए हैं। अलग अलग स्टूडेंट है, 3 अलग अलग स्टूडेंट, और तीनों के अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ये हमने क्या किया है, ये कुछ संख्याएं हैं, इन संख्याओं को क्या किया, एक व्यवस्थित क्रम में जमा दिया। मतलब एक ऐसी व्यवस्था में जमा दिया जिसे आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में आपको पता है कि ये स्टूडेंट ए के मार्क्स हैं, ये स्टूडेंट बी के हैं, ये स्टूडेंट सी के हैं, और आपको ये पता है कि ये सब्जेक्ट फिजिक्स के मार्क्स हैं, केमिस्ट्री के हैं और ये मैथ्स के हैं। अगर ऐसा कर दिया जाए कि ए, बी और सी इनको हटा दें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को अपन हटा दें और इनको अपन इस तरीके से जमा दें, यूँ, ये बड़ा ब्रैकेट लगाया। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था क्या कहलाएगी बताओ? मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी बताओ? मैट्रिक्स। अब इसमें क्या है, इसमें आपको पता है कि ये स्टूडेंट ए, बी और सी के मार्क्स हैं, इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के मार्क्स हैं। लेकिन किसी अन्य आदमी को यदि इसे दिखाया जाए इस केस में, तो वो पता नहीं लगा सकता कि ये लिखा हुआ क्या है, उसे सामान्य संख्याएं नजर आएंगी। तो मैट्रिक्स जो है, इनका यूज कहाँ होता है? जो गुप्त सूचनाएं होती हैं उनकी कोडिंग करने में। गुप्त सूचनाएं उनको ऐसे कोडिंग करके जमा के भेजा जा सकता है, जिन्हें भेजने वाला समझ सकता है या फिर प्राप्त करने वाला समझ सकता है। बीच में अन्य किसी के पास एक कोड पहुंचे तो ये नहीं समझ पाएगा। तो गुप्त सूचनाओं के आदान प्रदान में मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। आपने पढ़ा होगा, रेखिक समीकरण पढ़े होंगे, रेखिक समीकरण पढ़े होंगे, तो उनको हल करने में मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है, आव्यूह का उपयोग किया जाता है। तो आव्यूह की एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि संख्याओं का एक व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, बताओ? आव्यूह कहलाता है। ठीक है, संख्याओं का एक व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, बताओ? आव्यूह कहलाता है। ठीक है, अब आव्यूह में जो चीजें हैं वो आपको समझनी है कि ये जो है, ये देखो आप, सबसे पहले ये जो आव्यूह है, आव्यूह को अपन अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। कैसे? जैसे आप आव्यूह को एक तो बड़े ब्रैकेट में बंद कर सकते हो, कई जगह आप छोटे ब्रैकेट में भी देखोगे, और एक आप क्या, ये डबल लाइन खींच के भी बना सकते हो ऐसे। तो आव्यूह को आप 3 तरीके से बना सकते हो। इसके अंदर संख्याओं को व्यवस्थित आप कर सकते हो। तो जनरली जो आपकी एनसीईआरटी बुक में जो काम लिया गया है वो बड़ा ब्रैकेट काम में लिया गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आव्यूह। क्लियर होता है? इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो ये जो है, ये इनको क्या बोलेंगे अपन?
लाइन, पंक्ति, पंक्ति बोलेंगे यानी इस तरीके से जमाई जाती हैं, क्या होती हैं बताओ, पंक्तियां। तो आपको ध्यान रखना है ये जो है ये क्या कहलाती हैं बताओ, पंक्ति, है ना। ऊपर वाली कहलाएगी प्रथम पंक्ति, ये द्वितीय पंक्ति, ये तृतीय पंक्ति। और इस तरीके से जो सीधे खड़े होते हैं ये क्या होते हैं आपके पास, स्तंभ, खंबे, पोल। पोल कैसे खड़े किए जाते हैं, सीधे। तो अगर आप यूं देखेंगे इनको, आप इधर से ऊपर से ये वाला और ये वाला, तो इनको क्या बोला जाता है बताओ, स्तंभ। ये तो हो गया स्तंभ पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 स्तंभ आपके सामने हो गए, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हो इधर से पंक्ति है, इधर से स्तंभ है। तो दूसरे शब्दों में आप मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये भी दे सकते हो कि संख्याओं को पंक्ति और स्तंभ के रूप में व्यवस्थित तरीके से जमाने की व्यवस्था क्या कहलाती है बताओ, आव्यूह या मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। तो ये अपना एक बेसिक सा नॉलेज मैंने आपको दिया आव्यूह या मैट्रिक्स के ऊपर। अब इसी के आगे अगर अपन बात करते हैं तो अपन सीखते हैं आव्यूह का क्रम, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, देखो आप हाथ में एक पेन ले लें और एक नोटबुक ले लें और साथ में अपने नोट्स बनाते रहें। खुद के हाथ से बनाए हुए नोट्स बड़े काम के होते हैं, जल्दी याद होता है, कॉन्फिडेंस अच्छा आता है ना। तो साथ में एक नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठें और हर चीज़ को आप नोट बनाते रहें। और मैं जानता हूं कि जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो इन बातों को समझते हैं और वो एकदम सटीकता के साथ इन चीज़ों को रेगुलर करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है आपके पास आव्यूह का क्रम। आव्यूह का क्रम, आप इसे कोटि भी कह सकते हो, कोटि, है ना। आव्यूह का क्रम या आव्यूह की कोटि क्या होता है, ये होता है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, इस तरीके से लिखा जाता है। पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, ये होता है आपके पास आव्यूह का क्रम, है ना, ठीक है। कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको 3 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 3, 1 गुणा 2, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये पहला क्या है, पंक्ति, मतलब ये एक ऐसा आव्यूह है जिसमें 3 पंक्ति हैं 2 स्तंभ हैं। इसमें 2 पंक्ति हैं 3 स्तंभ हैं। इसमें 3 पंक्ति है 3 स्तंभ हैं। इसमें 1 पंक्ति है 2 स्तंभ है। कैसे, जैसे एग्जाम्पल ये वाला आप देखो, इसमें 3 पंक्ति हैं, तो 3 पंक्ति जैसे ABCDEF और GHE। तो आप देख पा रहे हैं इसमें पंक्ति कितनी है, 3, 1 2 3, सही है, सॉरी, और स्तंभ अपन को 2 ही बनाने थे, तो ये आपके पास ये 2 स्तंभ है। तो ये 3 तो पंक्ति हो गई और 2 स्तंभ हो गए, बोलो गए नहीं। इसमें अगर बात करें तो इसमें कैसा बनेगा, ABCDEF। इसमें आप चेक कर पा रहे हो, यहाँ देखो पंक्ति कितनी होनी चाहिए, 2 तो पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं आपके पास, 3, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। इसमें 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, ठीक है। आपसे बोले 3 × 3, आप समझ गए कैसे, इस तरीके से अभी मैंने जो फर्स्ट टाइम बनाया था ABCDEF और GHE, आप देख पा रहे हो इसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, बोलो है या नहीं। तो आव्यूह का क्रम यदि लिखना है तो क्रम कैसे लिखा जाएगा, जैसे ये आपके पास आव्यूह बना हुआ है तो इसी के नीचे यहाँ छोटा सा लिखा जाएगा, पहले पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्ति इसमें बताओ 3 और स्तंभ कितने बताओ 2। इसमें बताओ पंक्ति कितनी है 2, स्तंभ कितने हैं 3। इसमें बताओ पंक्ति कितनी है 3 और स्तंभ कितने 3। तो ये जो होता है ये क्या कहलाता है बताओ, आव्यूह का क्रम। तो किसी भी आव्यूह का क्रम लिखना है या आव्यूह की कोटि लिखनी है तो कोटि लिखने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। इनको गुणा नहीं करते हैं, इसी रूप में लिखा जाता है, 3 × 2, 2 × 3, 3 × 3 या 1 × 2, क्रॉस बोल सकते हैं, 3 × 2, ठीक है। तो ये था आपके पास आव्यूह का क्रम या कोटि। बात करते हैं आव्यूह में अवयवों की संख्या। आव्यूह में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, ठीक है। तो अवयवों की संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे आव्यूह में, तो आव्यूह में अवयवों की संख्या यदि ज्ञात करनी है तो बड़ा आसान है, ये जो है जो आपका क्रम है इसको गुणा करके लिख दो,
कैसे? जैसे कोई अवयव है, उसका क्रम है 3 गुणा 2, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी आ गई बताओ? 6। 2 गुणा 3 है तो इसमें कितने अवयव होंगे बताओ? 6। चेक कर लो बोले। जैसे पहला वाला अवयव है, इसका क्रम क्या है? 3 गुणा 2, तो अवयव कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। तो मतलब अवयव में अवयवों की संख्या यदि आपको पता करनी है तो बड़ा आसान तरीका है कि पंक्तियों की संख्या को आप स्तंभों की संख्या से गुणा कर दें, तो गुणा करते ही आपको क्या मिलेगा बताओ? अवयव में उपस्थित अवयवों की संख्या। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो विशेष ध्यान रखना है कि कोटि तो इसी रूप में लिखी जाएगी, और यदि इनको गुणा कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगी बताओ? अवयव में अवयवों की संख्या। अवयव के अंदर ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं इनको अवयव भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब देखते हैं अपन अवयव का नामकरण। ठीक है, अवयव का नामकरण कैसे किया जाता है? इस अवयव में उपस्थित जितने भी अवयव हैं उनका नामकरण किस प्रकार किया जाता है? तो देखो, अवयव के अवयवों का नामकरण, अवयव के अवयवों का नामकरण। ठीक है, कैसे करेंगे नामकरण आप देखिएगा, है ना। एक तो अपन ऐसे लिखेंगे आई वी पंक्ति। कौन सी पंक्ति है? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो इसको क्या नाम देंगे अपन? आई वी पंक्ति। और स्तंभ को नाम देंगे जे, जे वा स्तंभ, जे वा स्तंभ। ठीक है, आई वी पंक्ति और जे वा स्तंभ। ठीक है, तो अवयव को कैसे नाम देंगे? ए लिखेंगे और ए के नीचे लगाएंगे अपन आई जे। एक ए लिखेंगे, ए के नीचे लगाएंगे अपन आई जे, तो ये अवयव का नामकरण होगा। क्या समझ पाए इससे? तो इसको आप एक एग्जाम्पल से समझे। देखो आप, मैंने यहाँ लिखा 3 7 9 11 लिख दिया। अब सबसे पहले बताओ ये क्या है? एक मैट्रिक्स है, इसका क्रम क्या है? क्रम, तो बताओ क्रम कैसे लिखेंगे? पंक्ति, पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 गुणा स्तंभों की संख्या कितनी है बताओ? 2। सही है, तो 2 गुणा 2। इसमें अवयव कितने हैं? 4। अब बताओ अवयव के अवयवों का नामकरण। तो ये जो अवयव है, ये वाला अवयव, गौर से देखो, ये वाला अवयव ये कौन सी पंक्ति में आता है? ये पहली पंक्ति में। और कौन से स्तंभ में आता है बताओ? पहले स्तंभ में। समझ में? तो बताओ नामकरण क्या हो जाएगा इसका? इस अवयव का नामकरण ए आई वी पंक्ति। आई वी पंक्ति मतलब कौन सी पंक्ति में आ रहा है? पहली में, तो आई की जगह क्या लिख दिया? पहली पंक्ति। और जे वहां स्तंभ, कौन से स्तंभ में आ रहा है? पहले में, तो जे की जगह लिख दिया 1। तो A11, समझ आया? मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। और ये कितना है बताओ? 3। समझ आया? अब आपसे पूछा जाए कि A12 पता करो। A12, A12 का मतलब क्या हुआ? पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। तो पहली पंक्ति तो ये हो गई और दूसरा स्तंभ ये हो गया। तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव कितना है बताओ? 7। आपसे पूछा जाए A21 मतलब दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। ये दूसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ, कौन सा अवयव आ गया? 9। और आपसे पूछा जाए A22 मतलब क्या हुआ? दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव कितना आ गया बताओ? 11। ठीक है, तो ये आप समझ पाए। कहीं भी आपको ए आई जे लिखा हुआ दिखे तो आई तो किसको व्यक्त करेगा बताओ? पंक्ति को। और जे किसको व्यक्त करेगा बताओ? स्तंभ को व्यक्त करेगा। क्लियर होता है? तो किसी भी अवयव के अवयव का नामकरण करना है तो नामकरण इस तरीके से होगा। आप अवयव को कैसे लिख सकते हैं? ए आई जे मतलब कौन सी पंक्ति में और कौन से स्तंभ में उपस्थित है, इस तरीके से आप अवयव का नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास अवयव के अवयवों का नामकरण। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अवयव के प्रकार। ठीक है, तो मैट्रिक्स के प्रकार, अवयव के प्रकार, अवयव के प्रकार। अब प्रकार में आप देखें, पहला कौन सा आएगा? पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव है ना, रॉ मैट्रिक्स, पंक्ति अवयव। क्या होगा पंक्ति अवयव आप बताओ, बोलो। तो पंक्ति अवयव देखना आप गौर से, जैसे मैंने लिखा 2 4 6, ये क्या कहलाता है? पंक्ति अवयव। ठीक है, इसमें आप देखो कि पंक्ति कितनी है? 1,
है ना, और स्तंभ कितने, 1 2 3, 3। समझ में आया? तो ये कहलाता है पंक्ति आव्यूह। तो डेफिनेशन क्या बनी, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो और स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है। मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, पंक्ति हमेशा एक होगी, स्तंभों की संख्या आप m लिख दो, भले m होगी, या स्तंभों की संख्या n लिख दो, तो 1 गुणा n, 1 गुणा n, मतलब पंक्ति हमेशा एक होगी, स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो ऐसा आव्यूह क्या कहलाएगा बताओ, पंक्ति आव्यूह। बात करते हैं नंबर 2, स्तंभ आव्यूह। तो अब आप समझ गए होंगे स्तंभ आव्यूह को, क्या कि इसमें क्या होगा, स्तंभ एक ही होगा, पंक्ति कितनी भी हो सकती है, 2 4 6। आप देखो पंक्ति कितनी है इसमें, 1 2 3, और स्तंभ एक ही है। तो मतलब पहले पंक्ति लिखेंगे तो पंक्ति कितनी है, 3 गुणा 1। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं m गुणा 1। इस क्रम का यदि कोई आव्यूह है तो वो क्या कहलाएगा, स्तंभ आव्यूह। क्यों? क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, 1, और पंक्ति की संख्या इसमें कितनी भी हो सकती है। सही है या नहीं, बोलो। बात करते हैं तीसरा, नंबर 3 जो आता है, नंबर 3 आपके पास आता है वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो बताओ, समान हो, तो वो क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह। जैसे बात करें इस तरीके से, देखो आप ये 2 3 8 10, तो इसमें बताओ पंक्ति कितनी है, 2, स्तंभ कितने, 2, तो 2 × 2 का ये आव्यूह है। इसकी कोटि क्या हो गई बताओ, 2 गुणा 2। जैसे आप बात करें 3 के लेवल में ले लो ऐसे, है ना, तो कुछ भी ले लो, 10 15 20 15 20 25 25 30 35। इसमें 3 पंक्ति हैं, 3 स्तंभ है, तो 3 गुणा 3। मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, क्या कहलाता है बताओ, वर्ग आव्यूह कहलाता है। ठीक है। नंबर 4 पे आप बात करें अपन, तो ये होगा शून्य आव्यूह। तो शून्य आव्यूह क्या होगा, है ना, ऐसा आव्यूह, ऐसी मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, क्या कहलाता है बताओ, शून्य आव्यूह। ठीक है। तो जैसे देखिए आप, ये मैंने लिखा 0 0 0 0, या इस तरीके से लिखा मैंने 0 0 0, समझ पा रहे हो आप। अब इसमें कोटि से कोई मतलब नहीं है, 2 × 2 का हो सकता है ना, ये कितने का है बताओ, 3 पंक्ति है इसमें, 1 स्तंभ है, 3 × 1 का हो सकता है, 3 × 3 का हो सकता है, 2 × 3 का हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन इसमें प्रत्येक पद क्या होना चाहिए बताओ, शून्य। तो ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक पद शून्य हो, क्या कहलाता है बताओ, शून्य आव्यूह कहलाता है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आव्यूह की। ठीक है। तो नेक्स्ट 4 मैंने आपको बता दिए, 5वां लेंगे। ठीक है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैथमेटिक्स का ये पहला वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आपको पसंद आ रहा है, बिल्कुल जैसा आप चाह रहे थे वैसा मिल पा रहा है मटेरियल, या कुछ कमी है बोर्ड में, आवाज़ में, कोई भी किसी भी टाइप की कमी हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं, देखिएगा आप। नंबर 5 अपन लेते हैं क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है, क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल इस तरीके से। तो जैसे मैंने एक आव्यूह लिखा है इस तरीके से, देखो आप ABCDEF, ये हो गया क्षैतिज। मैं बोलूं नंबर 6 ऊर्ध्वाधर आव्यूह या ऊर्ध्व आव्यूह, ऊर्ध्व आव्यूह क्या होगा, ऊर्ध्व आव्यूह बताओ। ऊर्ध्व मतलब खड़ा होगा इस तरीके से, जैसे मैंने एक आव्यूह लिखा इस तरीके से, X Y Z, है ना, अल्फा बीटा गामा, ये लिख दिया, ये ऊर्ध्व आव्यूह हो गया। क्या दिखा है इसमें आपको, इसमें देखो पंक्तियों की संख्या कितनी है बताओ, 2, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 3। इसमें क्या है बताओ, पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 2 है।
अब मान लो कि पंक्तियों की संख्या को हम m से लिखें और स्तंभों की संख्या को n से लिखें, पंक्तियों की संख्या को m से, स्तंभों की संख्या को n से लिखें, तो क्या समझ में आता है कि क्षैतिज आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या कम होती है स्तंभों की संख्या से। देखो आप, पंक्तियों की संख्या कम है स्तंभों की संख्या से। और ऊर्ध्वाधर आव्यूह में क्या होता है, पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, बताओ, स्तंभों की तुलना में। ठीक है, तो पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी स्तंभों की तुलना में, तो ऐसा आव्यूह क्या कहलाएगा, बताओ, ऊर्ध्व आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इसमें 2 पंक्ति हैं 3 स्तंभ है, तो पंक्ति कम है स्तंभ ज़्यादा है। इसमें 3 पंक्ति हैं और 2 ही स्तंभ है, तो पंक्ति ज़्यादा है स्तंभ कम है, तो ऐसा आव्यूह ऊर्ध्व आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, 6 के बाद 7वां लेते हैं, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, विकर्ण आव्यूह आप बताइए। तो विकर्ण आव्यूह जो होता है वो इस तरीके का होता है, देखो जैसे मैंने लिखा 8, 10, 16 और 0, 0, 0 और 0, 0, 0, ये विकर्ण आव्यूह है। ठीक है, तो विकर्ण आव्यूह में आप देखेंगे ये जो है ये कहलाता है मुख्य विकर्ण। क्या कहलाता है बताओ, मुख्य विकर्ण। जो आव्यूह है आव्यूह का मुख्य विकर्ण कहलाता है। और इधर से जो बनता है ये वाला विकर्ण, ये द्वितीयक विकर्ण कहलाता है, सेकेंडरी द्वितीयक विकर्ण कहलाता है। ठीक है, तो हम जब विकर्ण आव्यूह को परिभाषित करेंगे तो केवल मुख्य विकर्ण की बात करेंगे, द्वितीयक विकर्ण की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि यदि मुख्य विकर्ण के अवयव तो अशून्य हो, अशून्य मतलब शून्य को छोड़कर, है ना, और बाकी सारे अवयव शून्य हो, तो ऐसा आव्यूह क्या कहलाएगा बताओ, विकर्ण आव्यूह। ठीक है, तो ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, तो वो क्या कहलाता है बताओ, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं नंबर 8 की। 8वां आता है आपके पास अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह। ठीक है, तो अदिश आव्यूह क्या होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, इसी तरीके का। देखिएगा आप, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे इस तरीके से लिख दें, जैसे 5, 5, 5 और 0, 0, 0 और 0, 0, 0, तो ये जो है इसकी क्रम, इसकी कोटि क्या हो गई, 3 × 3, इसकी कोटि भी 3 × 3 है, 2 × 2 में भी हो सकता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है मुख्य विकर्ण, आप देखो मुख्य विकर्ण का अवयव जो है वो अशून्य है, मतलब शून्य को छोड़कर है, शेष सभी अवयव शून्य हैं, और एक जो सबसे बड़ी बात है वो है कि मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है, समान है। तो ऐसा आव्यूह क्या कहलाता है बताओ, अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह की डेफिनेशन क्या हो गई, ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो और अन्य अवयव क्या हो बताओ, शून्य हो, तो ऐसा आव्यूह क्या कहलाता है बताओ, अदिश आव्यूह। तो ये 8 प्रकार के आव्यूह मैंने अभी तक आपको बताए हैं। बात करते हैं आव्यूह नंबर 9 और 10 की। तो आव्यूह नंबर 9 देखिएगा आप, आव्यूह नंबर 9 क्या है आपके पास, इकाई आव्यूह। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझेंगे ना, बहुत ज़्यादा यूज आएगा आपकी इकाई आव्यूह। क्या है, बिल्कुल आसान, जैसे आपने लिया ये छोटा ले लेते हैं अपन, जैसे लिखा 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1। अब समझ गए होंगे इकाई आव्यूह क्या होता है। ये अलग आव्यूह है, ये 3 × 3 कोटि का है, ये 2 × 2। कोटि या क्रम एक ही बात है, कोटि बोल दो या क्रम बोल दो। ठीक है, अब बताओ ये जो है ये मुख्य विकर्ण का अवयव क्या है, 1, 1, 1, इकाई है। मुख्य विकर्ण का अवयव क्या है, इकाई है, और शेष सभी अवयव क्या है, शून्य है। तो ऐसा आव्यूह क्या कहलाता है बताओ, इकाई आव्यूह, है ना। तो ऐसे आव्यूह जिनमें मुख्य विकर्ण का अवयव इकाई हो और शेष सभी अवयव शून्य हो, इकाई आव्यूह कहलाता है। इसको अपन आई से लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है इसको। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था आव्यूह का प्रकार नंबर 9। बात करते हैं 10वें की। तो एक आता है त्रिभुजाकार आव्यूह। त्रिभुजाकार आव्यूह, तो त्रिभुजाकार आव्यूह क्या होता है आप देखिएगा, जैसे मैंने आपके पास ये 2 त्रिभुज बनाए, है ना, जैसे देखो आप A B C D E
0 0 0, और एक मैंने इस तरीके से बनाया A B C और D E, है ना, F और 0 0, और यहां भी आप क्या करेंगे, F इधर लिख देंगे और यहां 0 लेंगे, तो यहां अपन ऐसे ले लेते हैं D E। ठीक है, अब आप देखो, इसको गौर से देखो, देखो ये तो हो गया आपका मुख्य विकर्ण, है ना। तो ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव, मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य हो, वो कहलाता है निम्न त्रिभुजाकार अवयव। निम्न त्रिभुजाकार, निम्न त्रिभुजाकार अवयव। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे क्या बन रहा है, नीचे की तरफ एक त्रिभुज जैसी आकृति बन रही है, तो इसको क्या बोला जाता है, निम्न त्रिभुजाकार अवयव। और अगर मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य हैं तो ऊपर की तरफ ये समकोण त्रिभुज जैसी आकृति बनती है, तो इसको क्या बोला जाता है, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। क्लियर है? नहीं तो ये निम्न त्रिभुजाकार अवयव और ये ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। तो त्रिभुजाकार अवयव दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये देखो, मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य हैं तो निम्न त्रिभुजाकार अवयव, और मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य हैं तो ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। तो ये थे आपके पास अवयव के प्रकार। अब बात करते हैं अपन लास्ट टॉपिक, अपन क्या एक्सरसाइज के साथ करेंगे। तो अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज आएगी वहां तक मैं आपको बता रहा हूं फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, बस फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट टॉपिक जो अपन लेते हैं वो लेते हैं अवयवों की समानता। अवयवों की समानता, इक्वलिटी, है ना। तो अवयव समान कब कहलाएंगे, इसका तरीका क्या होगा। जैसे मान लो आपके पास दो अवयव हैं, तो दो अवयव समान कब होंगे, तो पहला पॉइंट तो कब, जब उनकी कोटि समान हो। कोटि या क्रम, कोटि समान होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, प्रत्येक अवयव या संगत अवयव समान होना चाहिए। संगत अवयव बराबर हो। अगर ये दो कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो दोनों अवयव क्या कहलाएंगे, समान अवयव कहलाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि एक अवयव ए है और एक अवयव आपके पास बी है। तो देखो आप, एक अवयव ए है आपके पास जिसका नाम लिख दिया मैंने एक्स वाई जेड डब्लू, और एक अवयव मैंने आपका बी ले लिया, इसका नाम लिख दिया 2 8 7 9। अब आपसे बोला जाए कि ए और बी अवयव क्या है, समान है, तो ये समान कब कहलाएंगे, ये तभी कहलाएंगे, इसका आप कोटि चेक करो, 2 गुणा 2, और इसकी कोटि क्या है, 2 गुणा 2। तो पहली शर्त जो है वो कंप्लीट होती है, कोटि समान है। और उसके बाद क्या, संगत अवयव बराबर होने चाहिए। संगत अवयव मतलब जैसे ये पहला अवयव है तो ये पहले अवयव के बराबर होगा, मतलब x बराबर क्या होगा, 2। ये दूसरा अवयव है, दूसरे अवयव के बराबर होगा, y बराबर कितना होगा, 7। ऐसे z बराबर 8 और w बराबर 9। अगर ऐसा है तो दोनों अवयव क्या कहलाएंगे, बताओ, समान अवयव। ठीक है, तो दो अवयव समान कब होंगे, जब उनकी कोटि समान हो और उनके संगत अवयव क्या हो, बताओ, बराबर हो। ठीक है, तो जो अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज अपन स्टार्ट करेंगे, उस एक्सरसाइज को हल करने से पहले ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, तो वो एक्सरसाइज आपकी चुटकियों में ऐसे हल हो जाएगी। ठीक है, तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो लेक्चर, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और लगातार बने रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से सभी से करवाएं, क्योंकि ये रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और हिंदी मीडियम का कंप्लीट कोर्स आपको केवल इसी चैनल पे मिलेगा, ऑनलाइन आपको कंप्लीट कोर्स किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि कुछ चैप्टर्स तो सभी ने पढ़ा दिए पर कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया गया है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोर्स इसी चैनल पे मिलेगा। मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, और 10th क्लास में साइंस का और मैथ्स का कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो हमारा सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।